So, good morning, students. Our next part of phase equilibrium is इक्विलिब्रियम. देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि किसी भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिफरेंट कोई एक कंपोनेंट है, उसकी अलग अलग स्टेट्स हैं, उसके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे चल रहा है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, उन फैक्टर्स को चेंज करने से कैसा कैसा उनमें चेंज आता है, वही इक्विलिब्रियम होता है. जो नॉर्मल आपने पढ़ा है कि ए स्टेट जो है अगर वो बी स्टेट में जाती है तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम में मतलब एक पॉइंट पे एक प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन फिक्स होता है कि जहाँ पे ये इनका आपस में इंटरचेंज जो है वो रुक जाएगा, कन्वर्ट होना रुक जाएगा. उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो ए सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द प्रॉपर्टी इज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द वेरियस फेजेस डो नॉट अंडरगो एनी चेंजेस विद टाइम. ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन हमें चाहिए इस स्टेट के लिए, दोनों को आपस में कन्वर्जन से रोकने के लिए. जिस पॉइंट पे रुकते हैं वो कंडीशंस जो भी होती हैं उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. उसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होते हैं. इसमें फेज में जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक आपके पास ट्रू इक्विलिब्रियम बोलते हैं और एक को बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिसपे टेम्परेचर और प्रेशर और ये जो कंपोजिशन है, ये तीनों चीजें फिक्स रहेंगी. आइदर आप इस डायरेक्शन में चले जाओ और आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, दोनों में ये वैल्यूज जो है वो एक ही वैल्यू होगी. जैसे आइस का वाटर में कन्वर्जन जो है वो किस पे होता है, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे और 273 केल्विन पे, और इसी टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर से आइस का कन्वर्जन. दोनों में हमारे पास ये कंडीशन क्या है, फिक्स है, इसी पे ही. तो अगर इसी स्टेट, जबकि अगर ऐसा नहीं हो कि एक साइड में तो मान लो हमें वाटर तक जाने के लिए तो मुझे 273 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, बट वाटर से आइस में आने के लिए मुझे 300 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो वो जो स्टेबल होती है आइस की उसको मैं बोलूंगी मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है. जैसे ट्रू इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ true equilibrium if the same state can be achieved by approach from either direction. ठीक है. आप किसी भी साइड से चले जाओ, आप ये कंडीशन मेरे पास फिक्स रहेगी, तो मैं इसको ट्रू इक्विलिब्रियम बोल रही हूँ. बट मेटास्टेबल स्टेट में जो ये एग्जांपल दे रहा है वो ऐसे है, जैसे अगर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वाटर से आइस जब बनती है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो बॉयल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जमनी शुरू हो जाती है. अगर नॉर्मली आप वाटर को रख देते हो, आप टेम्परेचर को डाउन करते जाते हो बिना कोई प्रेशर की कंडीशन को चेंज किए हुए, तो जैसे ही आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा, बर्फ जमनी शुरू हो जाती है. ठीक है. पर अगर आप वहां पे पर्टिकुलर कंडीशंस लगाओ तो मैं वाटर को वाटर की, लिक्विड की ही स्टेट में रख सकती हूँ, जबकि उसका टेम्परेचर और भी लोअर हो सकता है, जैसे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना. भाई जरूरी तो नहीं है, जैसे कई बार सर्दियों में यहाँ पे भी नॉर्मली होता है कि भी पाला पड़ गया तो बर्फ जम जाती है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया, बर्फ जम गई. बट सारे पानी की तो बर्फ नहीं जमती है. ठीक है ना. हमारे घर में कहीं इधर जो उसका तो चलो टेम्परेचर वेरी हो जाता है, बट बर्फ की एक लेयर ऊपर आ जाती है और उसके नीचे भी लिक्विड वाटर रहता है. वो लिक्विड वाटर जो है वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर उससे भी डाउन होता है, बट वहां पे अलग कंडीशंस है. ठीक है. और वैसे क्या होना चाहिए था, बर्फ सबकी जम जानी चाहिए थी, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया. तो जिस आप पर्टिकुलर जिस प्रोसेस से चलते हैं, अगर उस पर डिपेंड कर रही है वो स्टेट, अलग अलग स्टेट बन रही है अगर डिफरेंट प्रोसीजर से जाने पे, तो उस स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. उसके बाद आता है कि अगर आपके पास मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है तो उसमें और कौन कौन से टाइप के, भाई पहले तो हमारे पास हमें ये देखना होता है कि हम ट्रू इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं. उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स है कि जो ये प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन जिस पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इनमें भी खुद का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो इनको क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे नाम पे जा रहा है कि इसमें सारे फेजेस की, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में फेज तो डिफरेंट होंगे, कंपोनेंट भी डिफरेंट है और फेज भी डिफरेंट है, बट उसमें क्या आना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की टेम्परेचर सारी फेजेस का क्या होना चाहिए, किसी भी फेज में चले जाओ, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. उसके बाद चेंजेस किस में हो सकते हैं, कंपोजिशन में और प्रेशर में.
जैसे इसका अगर प्रूफ देखो कि भाई ये कहता है कि अगर मेरे पास फेज इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन है तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका प्रूफ यहाँ से आता है कि जैसे आप मान के चलते हो तो Q जो होता है वो किसका, टेम्परेचर का और एंट्रोपी का फंक्शन होता है। तो अगर आप DQ लिखोगे तो लिखोगे TdS प्लस SdT। ठीक है, जब मैंने मान लिया टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो ये वाली चीज मेरी जीरो हो गई है। ठीक है, टेम्परेचर में मैं कोई चेंज नहीं बताई तो ये वाली चीज जीरो, तो DQ इज इक्वल्स टू TdS। अब मेरा क्या हो रहा है, A जो है वो B में जा रहा है, तो या तो मेरा इस साइड एंट्रोपी बढ़ेगी, भाई रैंडमनेस जो है अभी मेरी फिक्स है, अभी मेरे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, कहीं एक जगह पे रैंडमनेस ज्यादा है, कहाँ पे, जिसमें 4 मॉलिक्यूल है। अब मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम अगर मैं उधर शिफ्ट होती तो इधर रैंडमनेस डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इधर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो ds में क्या आ जाएगा, माइनस dQ/T। भाई अगर इससे देखोगे तो यहाँ से ds निकालोगे एंट्रोपी एक फंक्शन की तो क्या निकलेगी, dQ/T। ठीक है, तो dQ/T आप निकालोगे और A फेज के लिए आप देख रहे हो तो TA एक साइड जा रही है तो इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज होनी शुरू हो रही है, तो माइनस। B की साइड देखोगे तो उधर रैंडमनेस क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो पॉजिटिव dQ/ टेम्परेचर अगर दोनों का अलग अलग कंसिडर करें, क्योंकि ये तो प्रूफ देना है हमें, तो दोनों का TA और TB। ठीक है, अब टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, टोटल जो सिस्टम है इसकी एंट्रोपी तो मेरे पास 6 के 6 मॉलिक्यूल रहेंगे, चाहे इधर से 0 हो जाए उसके अंदर बन जाए 6 के 6। ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में जो चेंज आएगा, चेंज तो क्या है, तो ds चेंज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या है, टोटल 0। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो, 0 इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या आया, भाई मेरी Q तो हीट तो थी, थर्मल था तो हीट तो मेरी कांस्टेंट थी, T इज इक्वल्स टू TB। टेम्परेचर दोनों क्या है, कौन, तो अगर फेज इक्विलिब्रियम है तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो सब फेजेस का कांस्टेंट होगा। दूसरा आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रेशर, मैकेनिकल का मतलब क्या है, प्रेशर, कि अगर मेरे पास फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो वहां पे ऑल फेजेस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऑल फेजेस का प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो सकता है, इसके प्रूफ के लिए इन्होंने क्या करा, फ्री एनर्जी चेंज वर्क फंक्शन dA को देख लिया, वो किसका होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, PdV प्लस VdP। सेम वही चीज है भाई, जब प्रेशर को मैं कांस्टेंट मान रही तो पीछे वाली टर्म क्या हो गई, 0। हमें ये प्रूव करना है, तो dA एक का प्रेशर चेंज हुआ, भाई आपके पास इक्विलिब्रियम ऐसे है, A से B में जा रहा है तो टोटल इक्विलिब्रियम इसका तो 0 ही है मेरे पास, इसमें टोटल चेंज में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इक्विलिब्रियम खुद में मेंटेन है, तो या तो इधर प्रेशर बढ़ेगा इधर कम होगा, या इधर बढ़ेगा इधर कम होगा। ठीक है, तो एक साइड क्या हुई, एनर्जी चेंज में बढ़ा, PADV फ्री एनर्जी चेंज एक साइड बढ़ी और एक साइड कम हो गई। ठीक है, बट टोटल फ्री एनर्जी चेंज तो सिस्टम की क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गया। dV वॉल्यूम तो कांस्टेंट था ही, वॉल्यूम तो मैंने कंसीडर करा है शुरू में कि वॉल्यूम फेज का कांस्टेंट होना चाहिए। जब वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट है तो क्या होगा, PA इज इक्वल्स टू PB, के प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि मैंने कंसीडर कर दिया कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अगर फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। थर्ड चीज जो इक्विलिब्रियम के लिए बच गई वो है कंपोजिशन, कि उनकी कंपोजिशन भी इक्विलिब्रियम में फिक्स होगी। वो कैसे होगी, देखो कंपोजिशन के लिए इसने क्या माना है, म्यू, कंपोजिशन के लिए इसने क्या मान लिया, म्यू मान लिया कंसेंट्रेशन के लिए, कि कंसिडर ए सिस्टम हैविंग 2 फेजेस A एंड B, दो मैंने फेज माने A और B। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि कंपोनेंट 1 फ्री एनर्जी चेंज में देखती हूँ, कंपोनेंट 1 इन फेज ए फेज में अगर देखूंगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा, भाई अगर मैं मान रही हूँ कि मेरा A से B में जा रहा है, ठीक है, A से B में कंसिडर हो रहा है, तो इसके कंपोजिशन कंसेंट्रेशन जो भी थी, मान लो ये मान रहा है इसको म्यू A और इसको मान रहा है म्यू B किसी एक फेज के लिए। ठीक है, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट होगा। एक फेज के लिए इसकी म्यू A है, इसकी क्या है, म्यू B है। ठीक है, तो कुछ इसका पार्ट जो इसमें गया उसको माना मैंने DN ने,
उसको क्या मान लिया dn1 की, इसकी स्मॉल अमाउंट इसमें चेंज हुई, तो टोटल जो इसमें चेंज आया, जो टोटल इसकी फ्री एनर्जी में चेंज आया वो क्या आएगा, म्यू ए dn1, म्यू ए dn1। दूसरे वाले की में क्या आया, म्यू बी dnb, क्योंकि ये भी तो उसी में गया भाई, dn1 ब्रेक होके यहाँ से किस में गया है, इसमें गया। ठीक है, तो जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसका स्मॉल पार्ट dn1 कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो इसका केमिकल पोटेंशियल में फ्री एनर्जी चेंज हो गया। अगर इसकी बात करते हो तो म्यू 1 ए का और dn1, बी का क्या हो गया म्यू n1 बी और डी का। टोटल जो डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी चेंज, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब ये याद रख लेना कि एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू ए dn1 प्लस म्यू बी, जैसे dn1 चेंज हुआ था ऐसे अगली अमाउंट dn2 होगी, फिर अगली अमाउंट dn3 होगा। ये सिर्फ हम 2 फेजेस के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो 0, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये वाली पार्ट 0, तो ये वाला पार्ट बच गया। और टोटल डेल्टा जी आपके पास क्या है, सिस्टम मेरा क्लोज है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है, तो डेल्टा जी क्या है 0 है। टोटल डेल्टा जी 0 है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, dn1 इज इक्वल्स टू dn2। ठीक है, तो म्यू a1a इक्वल्स टू म्यू 1b के बराबर ही हो गया एक तरीके से भैया। तो dn1 dn2 को मान लो, dn1 dn2 तो क्या हुआ, जितनी अमाउंट चेंज करी थी वही। तो जैसे एक सिस्टम के लिए मेरे पास क्या आया कि मैंने 2 फेज कंसीडर करे, तो उसके लिए क्या है, दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम है। इसी तरीके से जितने भी आप फेजेस कंसीडर करोगे उनका सबका केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सबके लिए केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या आता है कि थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर 2 फेज इक्विलिब्रियम फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, की एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या है, एक कंपोनेंट सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ फिक्स है ऑलरेडी। भाई एक कंपोनेंट सिस्टम है तो टेम्परेचर भी फिक्स है, मेरा प्रेशर भी फिक्स है, जो नॉर्मली आइस और वाटर का आप एग्जांपल लेके चलते हो वही है। तो उसमें डेल्टा जी किसके बराबर है, 0 के, तो g1 इक्वल्स टू g2। इसमें तो मोलर फ्री एनर्जी क्या है, सिंपली इक्वल है। नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ गिब्स फ्रीज रूल। गिब्स फ्रीज रूल का डेरिवेशन क्या होगा कि कंसिडर करा हमने कि जैसे आपके पास एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या है, डिफरेंट फेजेस होते हैं, P1 P2 P3 P4 P अब n तक। तो एक फेज में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, C1 C2 C3 C4। ऐसे इनमें क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो अगर इसमें हमें निकालना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। ये आपको याद करना है। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या पार्ट है कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है जिनको हमने फिक्स कर दिया। तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, एक तो टेम्परेचर हो सकता है, एक प्रेशर हो सकता है, 2 चीजें टेम्परेचर प्रेशर, और तीसरा क्या माना, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन कैसे फिक्स करी मैंने कि कंपोजिशन ऐसे फिक्स करी थी कि हमने क्या माना था कि जैसे इस वाले पार्ट में कंपोजिशन मानी, तो इसमें क्या था कि भाई कंपोजिशन का मतलब एक तरीके से आप कंपोनेंट मान सकते हो कि कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था CaCO3 चेंजेस इनटू CaO प्लस CO2, ये दिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा था कि अगर आपको 2 चीजें, कोई भी 2 चीजें पता लग जाती तो थर्ड वाले का ऑटोमेटिकली पता कर सकती हो। तो इसमें कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने पता होने चाहिए, वेरिएबल कितने हैं, कि अगर 2 चीजें वेरी करेगी तो टोटल चेंज लेके आएगी 3 में। ठीक है, या मैं ये मान सकती हूँ कि मेरे पास अगर 3 कंपोनेंट का सिस्टम है तो उसमें वेरिएबल ओनली 2 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास C कंपोनेंट्स है, अगर मेरे पास C कंपोनेंट है तो वेरिएबल कितना हो गया, C-1। वो किसके लिए है, सिर्फ एक फेज में कंसीडर करा था। अब मेरे पास क्या है, फेजेस भी चेंज है, तो फेजेस चेंज है तो जितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, C-1 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या आ गए भाई, ये P इंटू C-1 ये किससे निकला, नंबर ऑफ कंपोनेंट कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, कंपोनेंट कंसंट्रेशन एक ही उससे मान के चलो, एक टेम्परेचर का और एक प्रेशर का, तो क्या आ गया P इंटू C-1 प्लस 2। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियाज कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियाज क्या है,
कि जैसे मेरे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम माना नहीं, एक कंपोनेंट के 3 अगर मैक्सिमम फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के मैक्सिमम 3 फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ए बी और सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो ये 2 भी इक्विलिब्रियम में होंगे और ये 2 भी इक्विलिब्रियम, मतलब 3 फेज से एक कंपोनेंट के लिए 3 फेज से 2 इक्वेशन निकल के आ रही है, एक कंपोनेंट के लिए कितनी निकल के आ रही है, 2 इक्वेशन। भाई 3 फेज के लिए कितनी निकल के आ रही है, 2 इक्वेशन। तो पी फेज के लिए कितनी निकल के आएगी, p-1, ठीक है। और ये तो किसके निकल के आई है, एक कंपोनेंट के लिए। और सी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी से, तो क्या आ जाएगी, सी इंटू p-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए पुट कर दो, यहाँ पे क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स p इंटू c-1 प्लस 2 माइनस c इंटू p-1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये गिब्स फेज रूल आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू c माइनस p प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फेज डायग्राम देखेंगे 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। थैंक यू।